हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखें। इस पे क्या है? ए यो-यो इज रेस्टिंग ऑन ए परफेक्टली रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक। द फोर्स F1 एंड F2 एंड F3 आर अप्लाइड सेपरेटली एज जस्ट शोन। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तीनों सेपरेटली ऑफ अप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग ऑफ मेरे पास सब एक साथ हो गए। F1 अलग है, F2 अलग टाइम पे है और F3 ऑफ एक अलग टाइम पे है। इस तरह से क्वेश्चंस पे मेंशन। अब क्वेश्चंस पे ये पूछ रहा है यहाँ पर एक्चुअल में कि मेरे पास व्हेन F3 इज अप्लाइड द सेंटर ऑफ मास विल बी मूव टू द राइट। जब हम F3 को अप्लाइड करेंगे तो जो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो किस साइड मूव करेगा? राइट साइड मूव करेगा। ये चीज हमारे पास क्वेश्चंस पे बोल रहा है। ठीक है। तो अगर देखिए मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये रफ सरफेस है, तो अगर मैं फोर्स ऑफ इधर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कंफर्म बात है। अगर मैं इसको अपने फिंगर को ऐसे कर्ल किया तो मेरे पास इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। अल्फा आर की वैल्यू अभी, क्योंकि सबसे पहले यही टेंजेंशियल फोर्स आएगा क्योंकि सरफेस यहाँ पे है। तो आप देखिए सरफेस के वो वाले में से सबसे पहले यही फोर्स आएगा, बॉडी को इस साइड लेके जाना पड़ेगा। अब ये अगर रोल कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अल्फा आर की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो मतलब एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस होगा मेरे पास, जो कि क्या करेगा, ये अल्फा इंटू आर यहाँ पे इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, इस ग्राउंड ऑफ सरफेस पे प्योर रोलिंग करने के लिए। तो एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इसके अपोजिट साइड लगेगा, जो कि मुझे बॉडी को इस डायरेक्शन में क्या करना चाहेगा? एक्सेलरेट करना चाहेगा, ताकि मेरे पास यहाँ पे कॉन्टेक्टिंग ऑफ पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू अल्फा इंटू आर के कैसे हो जाए? इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास जो है वो मेरे पास राइट साइड मूव नहीं करेगा जब F3 अप्लाई हो रहा हो। ठीक है, F3 ये है। उसके बाद क्या है दूसरा क्वेश्चन? व्हेन F2 इज अप्लाइड द सेंटर ऑफ मास विल मूव टू द लेफ्ट। अब ये बोल रहा है कि अगर F2 ऑफ अप्लाई हो रहा है तो बॉडी ऑफ का जो सेंटर ऑफ मास है वो किस डायरेक्शन पे जाना चाहिए मेरे पास? यहाँ पर वाले में मूव टू द सेंटर ऑफ मास विल बी मूव टू द लेफ्ट बोल रहा है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर से देखना स्टार्ट करूँ तो मेरे पास ये वाले में ये सेंटर पे था, मान के चलो ये यहाँ पर वो इस तरह से वो यो था जिसको बोलते हो आप, ऐसा हो। अब ये पॉइंट पे मेरे पास जो फोर्स ऑफ लग रहा है वो कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन पे लग रहा है F2 ऑफ। अगर ये F2 इस तरह से ऑफ लग रहा है ग्राउंड ऑफ सरफेस पे, तो इसके दो फोर्स ऑफ कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड है हल्का सा, और एक कौन सा होगा मेरे पास? वर्टिकल, जो कि ऊपर की डायरेक्शन पे जाएगा। तो ये टॉर्क ऑफ क्रिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये वाला ऑफ कंपोनेंट टॉर्क जरूर क्रिएट करेगा। और ये जो टॉर्क क्रिएट करेगा और साथ ही बॉडी को आगे भी ले जाएगा। अब अगर इसमें देखिए तो आपके पास अगर ये फोर्स इस तरह से, एक्सेलरेशन ऑफ सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन नीचे साइड ऑफ है, तो अगर बॉडी में इस तरह से हुआ तो ये मेरे पास इस तरह से अल्फा इंटू आर प्रोवाइड कर रहा होगा। तो बॉडी में अगर ये देखिए तो मेरे पास ये बॉडी में आगे की डायरेक्शन में भी तो लेके जा रहा होगा। तो ये लेफ्ट की डायरेक्शन में होगा, इसका कोई ऑफ गारंटी नहीं है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो ये बॉडी को क्या करके ले जा रहा है? मेंटेन ऑफ करके ले जा रहा है। तो हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि इस फोर्स की वैल्यूएशन कहाँ पे ज्यादा और कहाँ पे कैसी होगी? कम होगी। तो ऑप्शन नंबर ऑफ बी तो नहीं हो सकता। तीसरा क्या है? व्हेन F1 इज अप्लाइड द सेंटर ऑफ मास विल मूव टू द राइट। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब मेरे पास F1 ऑफ क्या हो जाए? अप्लाई हो जाए। तो F1 ऑफ यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। अगर F1 यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा तो बॉडी का ऑफ जो रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ है या रफ ऑफ जो फॉर्मेट है, इस टाइप का क्वेश्चन आप कहाँ पे देखे हो अच्छे से अगर आप नोटिस करो तो आप ये क्वेश्चन ऑफ कहाँ पर देखे थे? सेम टू सेम ये क्वेश्चन ऑफ आप देखे हो कहाँ पर? जब इससे सिंगल करेक्ट ऑफ क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये फोर्स ऑफ इस साइड लग रहा है तो मेरा एजम्पशन ऑफ ये है कि बॉडी प्योर रोलिंग करेगा। तो इस वाले केसेस में अगर क्वेश्चन में प्योर ऑफ रोलिंग करना है तो इस पॉइंट पे रिलेटिव ऑफ जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी है, रिलेटिव जो वेलोसिटी वो कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक। अगर ये फोर्स ऑफ अप्लाई हुआ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बॉडी ऑफ को ये आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना चाहेगा इसके सेंटर ऑफ मास को। तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस बैक साइड ऑफ लगेगा। और बॉडी अगर प्योर रोलिंग करना चाहेगा तो यहाँ पर से मैं समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितना करके देख लिया? 0 करके देख लेता हूँ।
तो अगर समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू 0 करके देखा तो मुझे ये चीज दिखना स्टार्ट हुआ कि अगर मैं इसकी रेडियस को, बाहर वाले की रेडियस, इसको स्मॉल आर और इसको कैपिटल आर कंसीडर कर लेता हूँ, तो समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू मेरे पास कितना होगा, F1 कैपिटल आर माइनस ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल टू ऑफ मेरे पास कितना है, 0 है। अब देखिए कैपिटल आर की वैल्यू ऑलवेज भी ग्रेटर देन ऑफ कितना होगा मेरे पास, 0। ठीक है, सॉरी ऑलवेज मतलब कैपिटल आर माइनस ऑफ स्मॉल आर की वैल्यू ऑलवेज भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और समेशन ऑफ टॉर्क 0 नहीं है कि बॉडी ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, एक्चुअल बॉडी इस पॉइंट पे मेरे पास रोटेट कर रहा है कितना, आई डॉट ऑफ अल्फा से। तो ये आई डॉट ऑफ अल्फा हो गया। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर कितनी दिख रही है, F1 आर माइनस ऑफ स्मॉल आर अपॉन ऑफ आई। अगर ये दिख रहा है तो मुझे ये मालूम है कि जो एजम्पशंस ऑफ मेरा है वो एकदम करेक्ट है, कि मतलब ये डायरेक्शंस ऑफ मेरे पास इसके मोशन की होगी फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस कारण। तो ये बॉडी ऑफ जो है ये कुछ इस तरह से रोल करता हुआ इस डायरेक्शन पे जाएगा, अल्फा इंटू आर, और इसके एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ये होगी। तो ये एकदम कंफर्म बात है कि ये वाली केसेस में बॉडी ऑफ कैसा जा रहा होगा, मेरे पास जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो राइट डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, हमारे पास मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमें क्लियर हुई। तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी कैसा है, करेक्ट। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, व्हेन F2 is applied the center of mass, when F2 is applied the center of mass will be moved to the right। ठीक है, इसमें अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने बी में ही देखा कि जब तक हमें ये ना मालूम हो कि इसका ये एंगल का कंपोनेंट ऑफ कैसा होगा, ये हॉरिजॉन्टल, देखिए ये तो एकदम वर्टिकल ऑफ होता हुआ चला गया, ये एकदम हॉरिजॉन्टल होते हुए चला गया, लेकिन ये ऑफ फॉर्मेट अभी हमारे पास ये बताने के लिए ऑफ कैपेबल ऑफ नहीं हो पा रहा है हमारे पास कि इसमें इसकी अमाउंट ऑफ कितनी होगी और इसकी अमाउंट ऑफ कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल की कितनी होगी और वर्टिकल ऑफ की कितनी होगी। और अगर मैं बात करूं कि अगर इसको अच्छे से देखना भी चाहूं तो यहाँ पर अगर मैं ICR ऑफ कंसीडर कर लूं कॉन्टेक्टिंग ऑफ सरफेस पे, तो ये तो यहाँ पर से मेरे पास ऐसा दिखना स्टार्ट होगा कि ये बॉडी ऑफ मेरे पास क्या नहीं कर रहा होगा, रोल ही नहीं कर रहा होगा। ये तो कुछ ऐसा भी दिखा सकता है मुझे। ये देखिए अगर ये थोड़ा सा आगे भी लग रहा है तब भी मेरे पास यहाँ पर ये तो देखना ही पड़ेगा ना कि कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और कौन सा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है। इस चीज में ये वाले भी परपेंडिकुलर फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस। तो सिर्फ इसका एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा, C1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए डिस्क ऑफ सरकमफेरेंस S, ठीक है, is at rest at point A on a horizontal surface when a constant horizontal force being to act on its center between A and B there is sufficient friction to prevent slipping and the surface is smooth to the right of B। AB is equal to of कितना है हमारे पास S, the disk move A to B in time of कितने में है, T में, टू द राइट ऑफ बी। तो बी के आगे साइड अब कैसा होगा ये बोला हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऑफ क्या बोल रहा है हमारे पास, ए एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क विल डिसअपियर, लीनियर एक्सेलरेशन विल रिमेन्स अनचेंज। तो देखिए एक सिंपल सी वो बात है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क विल ऑफ डिसअपियर, मेरे पास ये चीज एकदम कंफर्म है कि जैसे वो ये चीज क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे वो बी के आगे जाए, एक मेरे पास ये डिस्क है जिसका सरकमफेरेंस ऑफ एस है, इसके सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स ऑफ अप्लाई हो रहा है कितना, कैपिटल F। अब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एकदम ऑफ मेरे पास सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स है जो कि उसको कैसा एक स्लिपिंग ऑफ प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट ऑफ है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास जब इसको फोर्स अप्लाई करके यहाँ से आगे ले गया जा रहा है तो ए से बी तक की डिस्टेंस ऑफ है, लेकिन बी के बाद क्या होगा ये मुझे बताना है। तो पहला क्वेश्चन है द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क विल डिसअपियर, लीनियर एक्सेलरेशन विल रिमेन्स अनचेंज। ये बोल रहा है कि मेरे पास अगर इस तरह से ऑफ है तो अगर मैं ये कहूं कि जब ए से आगे गया और बी मतलब ए और बी के बाद ये क्रॉस कर गया बी को, तो ये बोल रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क विल बी डिसअपियर। एकदम कंफर्म बात है कि एंगुलर एक्सेलरेशन, अब देखिए जैसे अगर यहाँ पर रफ सरफेस है तो
मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होना स्टार्ट करेगा, एक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगा। तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, तो यहाँ पर इसके अपोज में एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होगा जो बॉडी को एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एक टेंजेंशियल ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रहा है। ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से टेंजेंट पे एक फोर्स ऑफ अप्लाई हो रहा है, तो ये मेरे पास इसको कौन सा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। पॉइंट ऑफ बी तक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स रहेगा, लेकिन पॉइंट बी के आगे जाते ही फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बॉडी में अब ये फोर्स अभी भी अप्लाई हो रहा है, अभी भी ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखा तो F माइनस ऑफ स्मॉल f अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे तो ये होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू 0। तो एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये पहली वाली केसेस में है, ये पहली पोजीशन और ये दूसरी पोजीशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो सेकेंड पोजीशन पे जाएगा वो सिर्फ F अपॉन ऑफ M होगा। तो मुझे ये चीज देखने को मिल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट इज लेस देन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 2 है। और तो और यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास कोई भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऑफ नहीं है, तो ये कंफर्म बात है कि यहाँ पर जो समेशन ऑफ टॉर्क अब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। और अगर समेशन ऑफ टॉर्क 0 हो गया तो मतलब अल्फा की वैल्यू ऑफ कितनी हो गई, 0। तो मतलब द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क विल बी डिसअपियर। ये तो एकदम कंफर्म बात है कि बी पॉइंट पर डिसअपियर हो जाए, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन विल रिमेन अनचेंज। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ए पॉइंट में और बी पॉइंट तक एक्सेलरेशन ऑफ कितना मेरे पास, कैपिटल F माइनस ऑफ स्मॉल f अपॉन कैपिटल M। लेकिन जैसे बी पॉइंट के आगे गए तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। जो ए से बी तक है वो एक्सेलरेशन बी के आगे नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए क्या है, करेक्ट नहीं है। दूसरा वाला क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क विल इंक्रीजेस। अब ये बोल रहा है कि लीनियर एक्सेलरेशन जो डिस्क का है वो एकदम इंक्रीज होगा। ये तो हम देख ही चुके हैं। ये वाला फॉर्मेट देखिए, अगर ऊपर वाला करेक्ट होता तो नीचे वाला नहीं होता, नीचे वाला होता तो ऊपर वाला नहीं होता। ठीक, तो ये तो एकदम कंफर्म बात है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है तो ये वाले में हमें हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो बी वाला एकदम सही है। लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क ऑफ हमारे पास क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, द डिस्क विल टेक 1 रोटेशन इन टाइम t/2। मतलब डिस्क जो है जब इधर आ जाएगा बी पॉइंट के आगे तो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में t/2 टाइम ले रहा होगा। ठीक है, ये चीज है। तो क्वेश्चंस को ये चीज समझने के लिए अगर देखें तो हमारे पास ये चीज, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कैसी हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाते टाइम मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी। बट यहाँ पे पहुंचती एंगुलर वेलोसिटी कुछ होगी, पॉइंट ऑफ बी की एंगुलर वेलोसिटी अगर आप देखो तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी की जो होगी वही एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आगे साइड ऑफ बी के भी होगी, जो कि कितनी होगी, ओमेगा। मैं एजम्पशंस कर रहा हूँ, जस्ट ओमेगा एजम्पशंस कर लिया हूँ। ठीक है, और तो और हाँ, इधर एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कुछ होगा, लेकिन बी के आगे कुछ भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कैसा जो रोटेशन है, एक रोटेशन कवर करने में ए से बी तक में कितना टाइम लेगा ये देख रहे हैं। टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन बिटवीन ऑफ ए एंड बी के बीच में कितना ले रहा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रिवॉल्यूशन के लिए कितना हो गया, 2 पाई हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ हमारे पास कितना हो गया, अल्फा एजम्पशंस कर लेते हैं, टाइम पीरियड के लिए टी ऑफ एजम्पशंस कर लेते। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मालूम है कि कितना है, 0 है। तो मैं इसके सेकेंड इक्वेशन को यूज करता हूँ एंगुलर वेलोसिटी वाले फॉर्मेट का, कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डॉट टी प्लस ऑफ हाफ। एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ेगा क्योंकि देखिए फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस को मैच करता हुआ जा रहा है। टेंजेंशियल भी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और फ्रिक्शन फोर्स भी इसी डायरेक्शन है। अल्फा डॉट ऑफ टी, तो थीटा की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, 2 पाई, ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 और प्लस ऑफ, अगर 0 है तो टी से मल्टीप्लाई करने से भी कोई फायदा नहीं, हाफ अल्फा डॉट ऑफ कितना हो गया, टी हो गया। तो यहां से जो टाइम पीरियड की वैल्यू आई है
यहाँ पर से जो टाइम पीरियड की वैल्यू ऑफ आपके पास आई है वो कितनी है हमारे पास, टाइम पीरियड की वैल्यू ऑफ यहाँ पर से कितनी आ गई, 2 पाई इज इक्वल टू 0 हाफ अल्फा डॉट ऑफ टी। ठीक, अब यही चीज ऑफ मुझे किसके लिए भी चाहिए कि मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर तक तो हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद ऑफ वाले में जो रिवोल्यूशन करने के लिए टाइम लेगा वहां पे एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू ऑफ कितनी होगी, 0। तो अब अगर मैं देखूं फ्रॉम वन रिवोल्यूशन फॉर वन रिवोल्यूशन, फॉर वन रिवोल्यूशन आफ्टर बी, तो बी के बाद मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन चला जाएगा। मतलब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन चला गया तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी के लिए कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक रिवोल्यूशन के लिए वो कितना हुआ होगा मेरे पास, 2 पाई हुआ होगा। और ये टाइम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा डॉट ऑफ टी। तो अगर मैं यहाँ से देखना स्टार्ट किया तो मुझे अभी भी एक चीज की कमी दिख रही है कि यहाँ पर से अल्फा की वैल्यू ऑफ मेरे पास नहीं है। तो अगर मैं देखूं कि मेरे पास ये है, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी को मैं कितना एजम्पशन कर लिया, ओमेगा। मैं यहाँ से मान के चलता हूँ कि कहीं से मैं वैल्यू ऑफ कुछ और निकाल लिया, लेकिन अभी मेरे पास ओमेगा की जरूरत है। तो ओमेगा के लिए ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस ऑफ अल्फा डॉट ऑफ टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट की वैल्यू कितना हो गया, 0, और प्लस ऑफ ये कितना हो गया, अल्फा डॉट ऑफ, एक रिवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एक रिवोल्यूशंस पे उसका जो टाइम पीरियड ऑफ हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, हम लोग एजम्पशंस कर लेते हैं, टी एजम्पशंस कर लेते हैं, या नहीं एक सेकंड, इसको टी ही रहने देते हैं, इसका कोई भी ऑफ टाइम ऑफ कितना एजम्पशंस कर लेते हैं, टी एजम्पशंस कर लेते हैं एक रिवोल्यूशंस के लिए। तो पहले ऑफ कितना था, ओमेगा की जो वैल्यू ऑफ रही होगी वो कितनी रही होगी, अल्फा डॉट ऑफ टी ऑफ हम लोग एजम्पशंस कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वन रिवोल्यूशंस के लिए बोले तो वन रिवोल्यूशंस के लिए उसका न्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वाले फॉर्मेट में, या यहाँ पर एक ही रिवोल्यूशन के लिए काउंटिंग करते हैं। तो ये कितना हो जाए, कैपिटल टी हो जाए। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू ऑफ कितना हो गया, अल्फा डॉट ऑफ टी। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट किया तो 2 पाई इज इक्वल टू अल्फा डॉट ऑफ टी डॉट ऑफ टी। तो यहाँ पर से अगर ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट से मैं देखूं तो यहाँ पर से मुझे ये मिलना स्टार्ट हुआ कि अल्फा डॉट ऑफ टी की वैल्यू कितना हो गया, 4 पाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर मैं वैल्यू को पुट किया तो 2 पाई, और ये मेरे पास अल्फा डॉट ऑफ टी की वैल्यू कितना हुआ, 4 पाई डॉट ऑफ टी हो गया। ठीक है, तो ये जो टाइम की वैल्यू ऑफ है तो ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ से देखिए आप कैंसिल आउट होते चला जाएगा ये पाई और पाई, और ये जो टाइम की वैल्यू है वो कितना होगा, 1/2। और ये टाइम पीरियड में छोड़ दिया ना, हाँ ठीक है। तो ये टाइम की वैल्यू ऑफ जो होगी पुराने टाइम पीरियड का कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, या तो मैं यहाँ पर से अल्फा की वैल्यू ऑफ निकाल देता हूँ, तो अल्फा की वैल्यू ऑफ मैं यहाँ पर से पुट भी किया तो मेरे पास ये जो टाइम पीरियड है वो बी के बाद ऑफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी कैसा है मेरे पास, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद ऑफ मेरे पास लास्ट ऑफ क्या बोल रहे, द डिस्क विल कवर ए डिस्टेंस ग्रेटर देन एस इन फर्दर ऑफ टाइम ऑफ टी। मतलब एक रिवोल्यूशन ऑफ के बाद जब वो अपना टाइम ऑफ मेरे पास जैसा डिस्क जो है वो डिस्टेंस ऑफ कैसा ज्यादा कवर करेगा इन फर्दर ऑफ टाइम ऑफ टी के बाद, फर्दर इन टाइम टी के बाद। ठीक, तो आफ्टर ऑफ बी के बाद वो बोल रहा था, अगर बी के बाद देखिए तो आपके पास यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मेट अगर मैं कहूँ कि बी के बाद ऑफ अगर मैं देखूँ आफ्टर ऑफ बी मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जा रहा है, मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो F/m एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जा रहा है। और ये मेरे पास B के बाद है, आफ्टर ऑफ कौन सा है मेरे पास, B है। और B के पहले अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास कितना है, F माइनस ऑफ स्मॉल f अपॉन ऑफ m। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये मेरे पास सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेकेंड का कैसा है, ज्यादा है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कौन से वाले से, फर्स्ट वाले से। अगर इस तरह से दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्यादा है तो बॉडी में अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो मेरे पास उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। क्योंकि अगर पहले वाले ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं बोलूं तो मेरे पास ए से बी तक के लिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस ऑफ कितना लिखोगे, हाफ ए टी स्क्वायर। मैं मान लेता हूँ ये S1 है,
इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी तो जीरो हुआ, प्लस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम पीरियड का स्क्वायर। अब अगर बात की जाए तो ये एक्सेलरेशन ऑफ कौन सा वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा, ठीक। लेकिन जैसे ही आफ्टर बी वाले की बात मैं करूं तो आफ्टर बी वाले में अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी अब जीरो नहीं होगी, यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ कौन से 80 से, जहां पे v ये जीरो है, और प्लस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट वाला इनटू टाइम, ये मेरे पास कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी a1 इंटू टी, ये मेरे पास इसमें रहेगा, और डॉट ऑफ टाइम पीरियड की वैल्यू अब फिर से टी हो जाएगी, प्लस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन ऑफ जो मेरे पास बाद वाले में दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, a2 दिखेगा। कौन सा दिखेगा मुझे, a2 ऑफ दिखेगा, और टाइम की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट बाद वाले का ज्यादा होगा और उसके पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैसा होगा मेरे पास, कम होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ऑफ इसका कौन सा करेक्ट होगा मेरे पास, डी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। द डिस्क विल कवर ए डिस्टेंस ग्रेटर देन एस इन फर्दर ऑफ टाइम टी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कवरिंग है वो मेरे पास आगे से वाले में कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट एस है, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे। कहाँ गया, ये डिस्प्लेसमेंट, ये एस है, और ये एस की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना, S2 से कम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास, ए प्लैंक विथ ए यूनिफॉर्म स्फीयर प्लेस्ड ऑन इट, ठीक है। कैसा, एक प्लैंक है जो कि कैसा यूनिफॉर्म स्फीयर प्लेस्ड है, उसमें कैसा रेस्ट में ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये प्लैंक ऑफ है इस तरह से, मेरे पास ये रफ नहीं हॉरिजॉन्टल है ये सरफेस, नीचे वाला सरफेस हॉरिजॉन्टल, सॉरी नीचे वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ है। इस तरह से ये प्लैंक ऑफ प्लेस है, इसके ऊपर एक मेरे पास कैसा है, यूनिफॉर्म स्फीयर इस तरह से प्लेस कर दिया गया ऑन इट, रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। प्लैंक इज पुल्ड टू ए राइट बाय ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ मेरे पास कितना, कैपिटल एफ से आगे की डायरेक्शन में खींच रहा है। इफ द स्फीयर डज नॉट स्लिप ओवर द प्लैंक, अगर स्फीयर ऑफ जो है वो मेरे पास किसमें, प्लैंक के ऊपर ऑफ स्लिप नहीं कर रहा है, तो क्या हो रहा होगा, तो एक्चुअल में अगर मेरे पास प्लैंक के ऊपर वो स्लिप नहीं कर रहा होगा, मतलब ये फोर्स ऑफ एफ अप्लाई किया होगा जिससे ये मोशंस पे आया होगा, तो ये रिलेटिवली ऑफ मेरे पास अगर ये आगे जाना चाह रहा होगा, तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर बैठ के देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा ये सरफेस ऑफ किधर जा रहा है, आगे साइड ऑफ जा रहा है। तो इस पे जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस होगा वो किस साइड लग रहा होगा, इस साइड लग रहा होगा। और मेरे पास जो कॉन्टेक्टिंग ऑफ सरफेस में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है, तो इसी तरह से इस पे जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस आएगा वो आगे साइड होगा, ठीक। और अगर बॉडी आगे साइड ऑफ स्लिप नहीं कर रहा है या आगे साइड नहीं जा रहा है, तो ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस जो है इसका मेरे पास कैसा, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज लेस देन दैट ऑफ द प्लैंक, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है इसके सेंटर ऑफ मास का जो यहाँ पे आना चाहिए, वो जो प्लैंक का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक जो होगा उससे कैसा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसा हो रहा होगा, कम हो रहा होगा एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक से। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो मेरे पास बॉडी उसी के साथ मूव करते हुए चली जाएगी। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इतना एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रहा होगा कि बॉडी आगे एक्सेलरेट कर जाए, ये सिर्फ इतना ऑफ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा पा रहा होगा इसे कि ये मेरे पास वहां पर क्या हो जाए, उसके साथ रिलेटिवली वो रेस्ट पे रहे बस। और फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस यहाँ पर कैसा, रिलेटिव मोशंस को जीरो करना चाहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ है क्या है, करेक्ट है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज लेस देन दैट ऑफ द प्लैंक। दूसरा उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर इज ग्रेटर देन द प्लैंक, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर इज ग्रेटर देन द प्लैंक बिकॉज फ्रिक्शन एक्ट राइटवर्ड ऑन द स्फीयर, एकदम राइटवर्ड ही लगेगा। बट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर अगर ग्रेटर देन प्लैंक हो जाता तो ये तो आगे चला गया होता, ठीक। तो ये चीज नहीं होगा। तीसरा कैसा, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर मे बी टूवर्ड्स लेफ्ट, ऐसा नहीं, अगर टूवर्ड्स ऑफ लेफ्ट होता तो रिलेटिवली ऑफ ये पीछे जाने की कोशिश करता, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इस पे आगे साइड लग रहा होता या पीछे साइड कोई एक फॉर्मेट होता कि मुझे वो देखना पड़ता कौन सी ऑफ वाली केसेस में, लेकिन ऐसा नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर में भी टूवर्ड्स लेफ्ट, अगर लेफ्ट होता तो बॉडी मूव कर गई होती, ठीक। और उसके बाद कौन सा डी वाला, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर रिलेटिवली टू प्लैंक मे बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्लैंक रिलेटिव टू द फ्लोर, एक्सेलरेशन
of the center of sphere relative to the plank may be greater than that of plank relative to the floor। वो ये बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन इसके कंपैरिजन में वो मेरे पास जैसे इसका फ्लोर के कंपेयर में जो एक्सेलरेशन है तो इसका एक्सेलरेशन इसके कंपेयर में कैसा है, ज्यादा। अगर गलती से भी एक्सेलरेशन ऑफ किसी भी ऑफ पॉइंट का ऑफ ज्यादा होता तो ये पॉइंट तो इसके आगे ही जाना होता, वो उसके साथ रेस्ट पे क्यों होता। तो ऑप्शन नंबर ऑफ डी कैसा हो जाएगा मेरे पास, रॉन्ग हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो भी ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा, ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं हमारे पास, ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, एंड मास स्मॉल m इज फुली फिल्ड विथ वाटर ऑफ द मास स्मॉल m। क्या बोल रहे हैं, एक होलो स्फीयर है जिसकी रेडियस ऑफ हमारे पास क्वेश्चंस पे मेंशन किया हुआ है कि इसकी रेडियस ऑफ कितनी है हमारे पास, कैपिटल आर, एंड मास स्मॉल m इज फुल फिल्ड विथ वाटर ऑफ द मास स्मॉल m। इसके अंदर एक पानी भी भर दिया गया है जिसका मास ऑफ कितना है, स्मॉल m, और इसका भी मास ऑफ कितना है, स्मॉल m। इट इज रोल्ड डाउन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन such that its center of mass move with a velocity v। ये कैसा इस तरह से चल रहा है, तो मेरे पास क्वेश्चन, इट इज रोल डाउन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे रोल कर रहा है, इट्स सेंटर ऑफ मास मूव विथ वेलोसिटी ऑफ कौन सा है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ। इट प्योरली रोल, और वो क्या कर रहा है, प्योरली ऑफ कैसा करते चल रहा है, रोल करते हुए चला जा रहा है। तो अब क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर इज 5/6 mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर इज 4/5 mv स्क्वायर बोल रहा है। देखते हैं कितना ऑफ होगा। उसके बाद ऑफ क्या बोल रहा है, सी वाले में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 8/3 mv/r, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो स्फीयर का अबाउट ऑफ फिक्स पॉइंट ऑन ग्राउंड, मतलब ये पॉइंट के लिए बोल रहा है आईसीआर के रिस्पेक्ट में 8/3 mvr है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट अ फिक्स पॉइंट ऑन ए ग्राउंड इज 14/5 mvr। तो देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ मेरे पास किसका निकाल लेता हूँ, स्फीयर का निकाल लेता हूँ, प्लस हो एंगुलर मोमेंटम। अब अगर ये बॉडी ट्रांसलेट मोशंस कर रही है तो इसके अंदर जो पानी है वो रोल नहीं कर रहा होगा, ट्रांसलेशन प्लस ऑफ रोटेशन, ये स्फीयर दिखा रहा है, होलो स्फीयर, लेकिन इसके अंदर का पानी अभी भी कैसा होगा, स्टेशनरी होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन कर रहा होगा, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा होगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फीयर प्लस ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ मेरे पास किसका हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा। अगर स्फीयर का इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूं तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इनर्शिया ऑफ फिक्स्ड पॉइंट इनटू कितना हो जाएगा, ओमेगा, प्लस ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ वाटर कितना होगा, इसका मास m, वेलोसिटी ऑफ मेरे पास इसके सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ऑफ कितना है v, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस वो कितना है मेरे पास r। तो इनर्शिया ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के लिए अगर मैं देखूं तो एक पूरे स्फीयर की इनर्शिया ऑफ कितना लिखूंगा, सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ कितना, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये मेरे पास कितना हुआ, ओमेगा, प्लस ऑफ कितना हो गया, एम वी इंटू आर। अगर ओमेगा की बात की जाए तो बॉडी ऑफ कैसा, प्योर रोल कर रहा है, मतलब ये ओमेगा इंटू आर ऐसा रहेगा, और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर हुआ, तो ओमेगा की वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा, v/r। अगर मैं इस वैल्यू को इस पे पुट किया तो इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा स्फेरिकल के लिए, 2/3 mr² प्लस ऑफ mr स्क्वायर, और ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, v/r प्लस ऑफ एम वी इंटू आर, और ये मेरे पास कितना हुआ, 3 + 2 कितना हो गया, 5mr²/3, और ये v/r हुआ, एक r से एक r कैंसिल, और ये कितना हो गया, mvr, ठीक। 5 + 3 कितना हो गया, 8/3 mv इंटू r हो गया। ये ऑप्शन ऑफ करेक्ट, लेकिन डी वाला ऑफ रॉन्ग, ठीक है। जैसे सी करेक्ट हुआ होगा वैसे डी रॉन्ग हो गया होगा, क्योंकि एक पॉइंट के लिए दो ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर कितना होगा, मेरे पास सिंपल सॉल्व समझने की कोशिश करिए। पहला ऑफ मेरे पास कितना होगा, हाफ 1 प्लस ऑफ सी, बॉडी प्योर रोल कर रहा है, एम वी सी का कौन सा हो गया, स्क्वायर, प्लस ऑफ हाफ एम
v स्क्वायर। अब पानी भी तो आगे चल रहा है और पानी सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो देख लेते हैं कितना होगा। आपका ऑप्शन कुछ तो आना चाहिए ना, ये दोनों में से मल्टीपल करेक्ट है। तो स्पेयर के लिए इनर्सी की वैल्यू ऑफ कितना होती है 2/3, और ये कितना होता है mv स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ mv स्क्वायर। तो देखिए 3 प्लस ऑफ 2 कितना हो गया 5/3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और ये प्लस ऑफ 1/2 mv स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास ये एलसीएम ऑफ हो गया कितना, यहाँ पर से 6 आ गया, तो ये मेरे पास यहाँ पर 5 हुआ, और ये कितना हुआ 3, और ये कितना हो गया इंटू mv स्क्वायर। तो मतलब ये कितना हो गया 8/6 mv स्क्वायर। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ये काइनेटिक ऑफ एनर्जी है। देखिए अब यहाँ पर लोगों को ये लगता है तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका है, स्पेयर का है, होलो स्पेयर का, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका है, वाटर का। क्योंकि वाटर अगर पानी में ऐसा भरा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन करता हुआ दिखाएगा, ट्रांसलेशन मोशन करता हुआ दिखाएगा। पानी रोल नहीं कर रहा होगा वाटर उसके अंदर, ठीक। तो उसलिए हम उसकी जो काइनेटिक एनर्जी लिए हैं वो सिर्फ ट्रांसलेशनल, और ये वाले के स्पेयर के लिए वो कैसा प्योर रोलिंग कर रहा है। क्वेश्चन में बोला है इफ इट इज अ प्योर रोलिंग, तो हम प्योर रोलिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी देखें जब ट्रांसलेशन वेलोसिटी हमें गिवन हो, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। तो इसके बाद ऑप्शन इसमें कौन सा सिर्फ सही है, सी वाला सही, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं 15 वाले में देखते हैं क्या है कैसा है हमारे पास, ठीक। क्या बोला, इन द फिगर शो द प्लैंक इज बीइंग पुल्ड टू द राइट विथ कांस्टेंट स्पीड v के साथ हो आगे खींचा है। इफ सिलेंडर डज नॉट स्लिप देन, अगर सिलेंडर स्लिप ऑफ नहीं कर रहा है तब की केसेस में वो कैसा होगा। इन द फिगर शो द प्लैंक इज बीइंग पुल्ड टू द राइट विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ किसके साथ, v के साथ हो। इफ सिलेंडर डज नॉट स्लिप मतलब ये बोल रहा है कि मेरे पास इस वाले में सिलेंडर स्लिप नहीं करना चाहिए, तो अगर मैं इस ब्लॉक को आगे लेके चला ये v ऑफ वेलोसिटी के साथ, तो आप एक चीज समझो, अगर v वेलोसिटी के साथ तो ये भी आ रहा होगा, v वेलोसिटी के साथ ये भी आ रहा होगा, v वेलोसिटी के साथ ये भी आ रहा होगा। कनेक्टेड स्ट्रिंग की वेलोसिटी ऑफ हमेशा कैसी होगी, सेम। तो मतलब ये पॉइंट ऑफ की वैल्यू ऑफ कितनी हो गई होगी, v हो गई होगी। अब क्वेश्चंस के हिसाब से ये बोल रहा है कि स्लिप नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ये दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, 0। मतलब अगर मैं कहूं कि ये बॉडी ऑफ मेरे पास रोटेट इस तरह से कर गया हो ओमेगा, तो ये मेरे पास अगर मैं ये कहूं कि ओमेगा इंटू आर हो और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ऑफ ओमेगा इंटू आर, मैं अगर इसको इस डायरेक्शन में ले रहा हूं तो इस डायरेक्शन को अगर निगेटिव लूं, एक्चुअल में मैं इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लेता हूँ, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूँ और इस डायरेक्शन को y निगेटिव और इधर वाले को माइनस ऑफ x हो जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट से देखूं ओमेगा r माइनस ऑफ bc की जो वैल्यू वो v के इक्वल होनी चाहिए, मतलब इस पॉइंट ऑफ p की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो मुझे कुछ इस तरह से v ऑफ दिखना चाहिए अगर बॉडी स्लिप नहीं कर रहा है। तो देखिए दो वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, मतलब इसकी समेशन ऑफ जो वेलोसिटी होगी ट्रांसलेशन वो कितनी होगी, 0। बट बॉडी में एक चीज जरूर होगा, अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, इसकी वैल्यू है और इसकी भी वैल्यू है। अगर ये चीज है तो बॉडी ऑफ मेरे पास कहीं नहीं जाएगा, ये स्पेयर सिर्फ वहीं पर कैसा मोशन करना स्टार्ट कर देगा, एक सर्कुलर ऑफ मोशन करना स्टार्ट कर देगा, और इसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी दिखेगा वो 0 दिखेगा। द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर इज टू बी, नहीं, द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर इज 0, एकदम सही, यही ऑप्शन ऑफ है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर इज v बाय ऑफ r। अगर मैं यहाँ पर से एंगुलर वेलोसिटी देखा तो अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है तो एकदम सही ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। अगर आपको मन है तो यहाँ पर से भी देखिए ये v बाय ऑफ कितना होगा r, तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी भी करेक्ट है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर इज 0, नहीं, सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिखा रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ऑफ बी और ऑप्शन नंबर ऑफ सी कैसा इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद इफ सिलेंडर इज रोलिंग डाउन द इंक्लाइन विथ स्लाइडिंग आफ्टर सम टाइम इट मे स्टार्ट प्योर रोलिंग। वो ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर है इस तरह से, ठीक है, रोलिंग डाउन कर रहा है कहाँ पे, एक इंक्लाइन प्लेन में मेरे पास कैसा, रोलिंग डाउन द इंक्लाइन विथ स्लाइडिंग, पहले किसके साथ, स्लाइडिंग के साथ।
तो अगर मेरे पास रफ सरफेस है तो मे बी ये प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर दे कुछ देर के बाद। फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस है तो मे स्टार्ट के फॉर्मेट में हम लोग कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि मेरे पास हो जाए, क्योंकि सरफेस की लेंथ नहीं गिवन है। क्या बोला है, आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग। ये हम नहीं कह सकते कि कुछ टाइम के बाद हो ही जाएगा, क्या पता वो नीचे पहुंच जाए। यह हो सकता है उसका mg sin थीटा की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाए, किसके कंपेयर में, फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस के कंपेयर में। तो अगर बहुत ज्यादा, तो फ्रिक्शन फोर्स जब तक वो कम कर रहा है, मेरे पास इतनी अमाउंट को वो कम ही ना कर पा रहा हो, तो हो सकता है ये बॉडी ऑफ मेरे पास प्योर रोलिंग ना करे, लेकिन हाँ सम टाइम के बाद वो रोल करना स्टार्ट कर सकती है। ठीक, उसके बाद क्या है, इट में बी पॉसिबल दैट विल नेवर स्टार्ट प्योर रोलिंग। ये तो इसी का फॉर्मेट है कि अगर मैं कुछ टाइम के बाद स्टार्ट कर सकता है, तो ये भी हो सकता है कि वो कभी करे ही ना। ठीक, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। नन ऑफ दिस अब कैसे होगा, दो ऑप्शन हो गया तो अब नन ऑफ दिस कैसे कर दें। ठीक, तो बी वाला नहीं हो सकता, बाकी ए और सी है, और डी तो आपको इससे ऑलरेडी पता हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला क्या बोल रहा है, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन सिलेंडर without sliding on an inclined surface is always upward along the incline irrespective of any external force acting on it। क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट है। अगर फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास एक्टिंग ऑन सिलेंडर विथआउट ऑफ स्लाइडिंग, बिना स्लाइड किए एक इंक्लाइंड सरफेस में ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा along incline irrespective of any external forces acting on it। मतलब इस पे कोई भी एक एक्सटर्नल ऑफ फोर्सेस मेरे पास लग रहा हो किसी भी ऑफ डायरेक्शंस पे, अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रहे तो हमेशा फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस आगे लगेगा। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि देखिए अगर एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में एफ लग रहा है और एक mg sin थीटा मेरे पास नीचे साइड लग रहा है, तो ये कंफर्म बात है अगर फोर्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू, अगर मेरे पास फोर्स की वैल्यू लेस देन ऑफ mg sin थीटा है, तो मेरे पास एक कंफर्म बात है कि बॉडी ऑफ किधर इधर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस इसका मोशन का अपोज करेगा, तब तो अप साइड लगेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ mg sin थीटा हो गया, तो इस वाली केसेस में मेरे पास जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस इसके कैसा लग रहा होगा, अपोजिट साइड। तो वो मेरे पास फोर्स की वैल्यूएशंस पे डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए रॉन्ग हो गया। इसके बाद बी वाले के लिए देखिए, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए सिलेंडर, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए सिलेंडर विदाउट स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस इज मे बी अपवर्ड मे बी डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एकदम सही, क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि एक्सटर्नल फोर्स की क्या वैल्यू होगी, उसके हिसाब से फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस अप साइड और डाउन साइड। बी को अगर करेक्ट होना तो ए तो रॉन्ग होना ही होना है, चाहे जो भी हो जाए, और अगर ए को करेक्ट होना तो बी तो रॉन्ग हो जाता है। ये दो ऑप्शन 50-50% केबीसी का फॉर्मेट खेलता है, बिना बताए ये आपको 50% ऑफ दो ऑप्शंस में से एलिमिनेट करता है। ठीक, अब सी वाला कैसा, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग मे बी जीरो डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एकदम सही है कि फ्रिक्शन फोर्स जो एक्टिंग कर रहा है सिलेंडर में, वो रोलिंग कर सकता है विदाउट स्लाइडिंग मे बी जीरो डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है, एक बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा हो अगर ये मेरे पास, तो हो सकता है उसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, और बॉडी प्योर ऑफ रोल करता हुआ आगे चला जाए। हो सकता है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर से कहीं से ऐसा हो जाए कि समेशन ऑफ टॉर्क कुछ हो जाए मेरे पास, जैसे अगर ये mg sin थीटा है तो ये कुछ ना कुछ इस पॉइंट पे टॉर्क क्रिएट कर रहा हो। इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऑफ इसके इक्वल और अपोजिट ऑफ डायरेक्शंस पे कुछ बैलेंस कर दे मेरे पास। हो सकता है कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू ऑफ mg sin थीटा ऑफ के फॉर्मेट बैलेंस करे तो ये हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी हो सकता है। ठीक, नथिंग कैन बी सेड एग्जैक्टली about it as it depend on the friction coefficient of inclined plane। ना ना ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बस पे नहीं हो सकता ऐसा, हमारे पास फोर्स पे भी होगा। ठीक है, तो 17 के दो ऑप्शन करेक्ट है, बी और कौन सा, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर से 20 नंबर तक सेम डाटा का क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं ना क्या क्या। एक सिलेंडर है,
एंड रिंग ऑफ सेम मास, सिलेंडर एंड रिंग का मास कैसा है, सेम है, सेम मास एंड रेडियस कैपिटल आर आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, बोथ आर रिलीज साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट। मतलब एक इस तरह से इंक्लाइंड ऑफ सरफेस है, एक बार डिस्क लेना है, एक बार रिंग लेना है, दोनों का इंक्लाइनेशन ऑफ थीटा है और इस तरह से साइमल्टेनियसली ऑफ सेम हाइट पे रखा गया। कैसी हाइट पे रखा गया है, सेम हाइट पे रखा गया और इस तरह से छोड़ दिया। तो हमें कैसा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मोशन ऑफ ईच बॉडी। मतलब मेरे पास करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है दोनों में इस बॉडी को कंसीडर करके, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ईच बॉडी अपोज द मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक, ठीक है। जो फ्रिक्शन फोर्स दोनों बॉडी पे अप्लाई होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ईच बॉडी अपोज द मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक। उसके बाद कैसा है मेरे पास, द फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी टॉर्क टू रोटेट द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। एकदम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस, अगर रफ सरफेस है तो ये आगे साइड जाएगा तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस हो सकता है पीछे साइड लगे, अगर ये mg sin थीटा है। तो अगर आप इसके द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ईच बॉडी अपोज द मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, तो अगर आप ये देखिए तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास का अपोज कर रहा है, और तो और ये फ्रिक्शन फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो इसके सेंटर ऑफ मास को कैसा टॉर्क भी प्रोवाइड कर रहा है रोटेट करने के लिए। तीसरा क्या, विदाउट फ्रिक्शन नन ऑफ द टू बॉडीज कैन रोल। हाँ, अगर बिना फ्रिक्शन के तो मेरे पास दोनों बॉडी पे मेरे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली जी साइन थीटा होगा, बॉडी प्योर रोल करेगा ही नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्सेस आ ही नहीं पाएगा। ये भी सही है। द फ्रिक्शन फोर्स इंश्योर दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी रिमेन स्टेशनरी। ये कंफर्म बात है क्योंकि हमेशा अगर v इज ए ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ग्रेटर देन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस है वो एंगुलर वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में होता है, और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज लेस देन ऑफ ओमेगा इनटू r है तो जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में होता है। ये सिर्फ ये इंश्योर करता है कि जो कॉन्टेक्टिंग ऑफ सरफेस है उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो ये ऑप्शन नंबर ऑफ डी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 18 के क्रम से चारों ऑप्शन कैसे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर मे बी मोर देन दैट एक्टिंग ऑन द रिंग, ठीक। तो ये बोल रहा है कि द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, जो सिलेंडर पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो मे बी द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर मे बी मोर देन दैट एक्टिंग ऑन द रिंग, रिंग की कंपेयर में सिलेंडर में ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, ये क्वेश्चंस पे कह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, अगर मैं रिंग के लिए बात करूं तो रिंग के लिए जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्योर रोलिंग के केसेस में दिखता है एक इंक्लाइंड सरफेस पे, तो g sin थीटा अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ c होगा। तो रिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो रिंग के लिए c की वैल्यू ऑफ कितना होगा 1, और ये मेरे पास किसके लिए, ये रिंग के लिए। और सिमिलर ऑफ अगर मैं c की वैल्यू की बात करूं तो 1/2 होगा, ये किसके लिए होगा, डिस्क के लिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मैं रिंग का देखूं तो ये g sin थीटा अपॉन ऑफ 2 हो जाएगा। सिमिलर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मैं डिस्क के लिए देखूं तो g sin थीटा अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ 1/2 हुआ, तो मतलब ये 2/ऑफ कितना हो गया 3 g sin थीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ अगर मैं इसको देखूं तो 0.5 g sin थीटा आया होगा, और अगर इसको देखूं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्क का देखूं तो ये मेरे पास 0 पॉइंट ऑफ कितना आया होगा 6 के आसपास आया होगा। तो डिस्क का एक्सेलरेशन ज्यादा और रिंग का कम है, मतलब जो अपोजिंग ऑफ फोर्स है फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस वो रिंग का ज्यादा होगा और डिस्क का कैसा होगा, कम होगा। तो द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन सिलेंडर मे बी मोर देन दैट ऑफ एक्टिंग ऑन रिंग, नहीं हो सकता सेम मास और सेम रेडियस के लिए, ठीक। हमेशा फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस किसका ज्यादा होगा, रिंग का ज्यादा होगा कंपेयर टू किसके, फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस। इसको रहने देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स रिंग का ज्यादा होगा कंपेयर टू फ्रिक्शन ऑफ फोर्स किसका, डिस्क का। फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या करता है, अपोज करता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्क का ज्यादा है कंपेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ किसके, रिंग के, ठीक।
ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें 0.5 और जिसमें 0.67। दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग मे बी मोर देन दैट एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। एकदम सही है भाई, अभी हम देख चुके हैं। उसके बाद क्या है, इफ द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू रोल द सिलेंडर देन द रिंग विल ऑल्सो रोल। ये बोल रहा है कि इफ फ्रिक्शन फोर्स इज सफिशिएंट टू द रोल द सिलेंडर देन द रिंग विल ऑल्सो रोल। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस है वो ज्यादा किसके लिए चाहिए, रिंग के लिए चाहिए। जब अगर रिंग रोल कर गया तो डिस्क रोल कर जाएगा, ठीक, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की जो वैल्यू होती है वो म्यू डॉट ऑफ एन के इक्वल होती है, और रिंग को रोल करने के लिए फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की ज्यादा जरूरत है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। तो इस हिसाब से इफ द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू रोल द रिंग देन द सिलेंडर विल आल्सो रोल। ऑप्शन नंबर ऑफ बी और ऑप्शन नंबर ऑफ डी कैसा है, करेक्ट है। 50-50% वाला फॉर्मेट है, दो क्वेश्चंस को दो ऑप्शन एक जैसे, दो ऑप्शन अलग से जैसे। तो दो में से कोई एक अगर मान के चलिए ऑलरेडी ऑफ हम लोग जैसे ही एक को टिक मारे तो दूसरे वाले को रॉन्ग कर देना। और अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है कि दूसरा वाला आपका करेक्ट होगा या नहीं होगा, तो आप ऐसे मल्टीपल करेक्ट में उसको छोड़ ही दो, क्योंकि एटलीस्ट ऑफ एक ऑप्शन करेक्ट होने के आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर दोनों में से अगर इस वाले को भी आपने गलत मार दिया, मान के चलो मैं बी और सी को टिक कर दिया होता तो मेरा पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया होता। लेकिन अगर मुझे ये मालूम है बी वाला करेक्ट है लेकिन सी और डी में कंफ्यूजन में, तो सी और डी दोनों को नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ बी को मार के चलाऊंगा ताकि मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव मार्क मिल जाए। और मैं उसे सी को गलत करने के चक्कर में, ऐसा मतलब सी को अगर कट मतलब टिक किया तो मेरा पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपको जब कंफर्म हो तभी आप दूसरे ऑप्शंस पे मानना, अदरवाइज जो आपको सबसे कंफर्म लग रहा है बस उसी को मानना। मल्टीपल करेक्ट में यही चीज आप देखना पड़ता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला, व्हेन दीज बॉडीज रोल डाउन टू द फुट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ईच बॉडी विल बी कंजर्व। तो ये एकदम सही है कि मेरे पास व्हेन दीज बॉडी रोल डाउन द फुट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से अगर चल रहा है तो मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल ऑफ फोर्सेस नहीं है और रोल डाउन हो रहा है, मतलब प्योर ऑफ रोलिंग कर रहा है। तो जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा। और यहाँ पर से अगर मैं देखूं तो इसके स्टैटिक फ्रिक्शन के थ्रू जो वर्क डन मिलता है, आपको याद हो कि इसके कारण कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो इसके कारण जो वर्क डन मिलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन मिलेगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ मेरे पास कंजर्व हो रही होगी, क्योंकि चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन ऑफ अभी भी जीरो होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर इज एट 2 स्क्वायर रूट जी एच बाई ऑफ 3। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्योर रोलिंग बॉडी का देखना है तो स्क्वायर रूट 2gh अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ सी वाले फॉर्मेट को हम अप्लाई करेंगे। किसके लिए, ये प्योर रोलिंग के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर से वैल्यूएशन ऑफ पुट करूं 2gh और c की वैल्यू ऑफ मेरे पास सिलेंडर के लिए कितनी होगी 1 बाय ऑफ 2, तो ये मेरे पास कितना होगा 2gh और ये मेरे पास कितना हो गया 3 बाय ऑफ 2, तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ 4gh बाय ऑफ कितना हो गया 3 हो गया। तो अगर मेरे पास ये बाहर गया तो स्क्वायर रूट ऑफ मेरे पास ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर गया तो 2gh बाय ऑफ 3। तो मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ बी कैसा है, करेक्ट है, ठीक है। अब सी क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग इज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जीएस। तो रिंग के लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू सिमिलर, एकदम सेम टू सेम 2gh बाय ऑफ 1 प्लस ऑफ सी। ये आप किसके लिए देख रहे हो, डिस्क के लिए देख रहे हो, और ये किसके लिए देख रहे हो, रिंग के लिए देख रहे हो। तो रिंग के लिए जो सी की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 2gh अपॉन 1 प्लस ऑफ 1, ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ 2gh बाय ऑफ 2, और ये कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया gh हो गया। तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी भी कैसा है मेरे पास, करेक्ट है। तो द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग इज मेरे पास कितना हो गया स्क्वायर रूट gh हो गया। उसके बाद डी वाला क्या है, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच बॉडी इज स्क्वायर रूट 2gh। अरे भाई दोनों के लिए अलग अलग निकाल के देखे हम, डिस्क के लिए देखे, रिंग के लिए देखे, तो ऑप्शन नंबर ऑफ डी कैसे करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोगों ने डिस्क के लिए देखा 2 स्क्वायर रूट gh बाई ऑफ 3 और रिंग के लिए देखा स्क्वायर रूट gh, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप मल्टीपल करेक्ट में हमेशा हर ऑप्शंस को चेक करते हुए जाओ। मोस्टली ऑफ ऐसा होगा कि कोई एक ऑप्शन जो मैच नहीं कर रहे होगा तो उसका स्टेटमेंट किसी दूसरे बाकी के बचे हुए ऑप्शंस के जस्ट अपोजिट साइड होगा। और अगर दो करेक्ट है तो दो स्टेटमेंट जो भी होंगी वो दोनों एक दूसरे की जैसी होंगी, रेसिप्रोकल बस दे रहा होगा। तो अगर एक सही होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा।
तो आपको हर ऑप्शन को बस चेक करते हुए आना चाहिए। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।